हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं फिर से एक नई वीडियो लेके ज्योग्राफी के ही एक टॉपिक को लेके। जो हमने पीछे पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब जो पृथ्वी की बाहरी संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो बाहरी संरचना, जिसको बोला जाता है वायुमंडल। हम इसमें वायुमंडल का जो घटक है संघटक है और संरचना, इन दो चीज़ों के बारे में, संघटक यानी कि कंपोजिशन और संरचना मतलब स्ट्रक्चर, इन दो चीज़ों के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक हम थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में हल्का सा ब्यौरा ले लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। देखो, वायुमंडल क्या है कि जो हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर कुछ एरिया तक, कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ कुछ गैसों का या कुछ जलवाष्प और कणों का एक मतलब कि एक संगठन टाइप है वायुमंडल। देखो, एक इंसान जो है वो बिना पानी और भोजन के तो जीवित रह सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन बिना वायु के जीवित रहना असंभव है। तो वायुमंडल हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। ठीक है, देखो वायुमंडल क्या है, इसका जो वायुमंडल का जो द्रव्यमान है लगभग 99% जो द्रव्यमान है वो 32 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। हमारे पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 32 किलोमीटर तक इसका जो द्रव्यमान है वो फैला हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद वायुमंडल की जो बात करें, वायुमंडल एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, क्योंकि इसको जब आप वायुमंडल के अंदर जब हम आसपास में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कोई गंध नहीं आती और इसका कोई रंग हमें दिखता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पवन चलती है, जब हवा चलती है, तभी जाके हमें वायु महसूस होती है। तो तभी हम कहते हैं कि पवन चल रही है, यानी हमें वायु महसूस हो रही है। तो ये वायुमंडल के बारे में हल्का सा ब्यौरा था। अब हम आ जाते हैं इसके संघटक के बारे में कि इसके क्या क्या संघटक हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, संघटक यानी कि इसके अंदर ये तीन चीज़ों से मुख्यतः बनी हुई है। गैसों से बनी हुई है, दूसरा इसके अंदर जो है जलवाष्प है, और तीसरा ये धूल कणों से बनी हुई है। ठीक है, गैसों से बनी हुई है, जलवाष्प से बनी हुई है और धूल कणों से बनी हुई है। देखो, जो गैसें हैं इसके अंदर बहुत सारी गैसें आपने पढ़ी होंगी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, या फिर हीलियम है, हाइड्रोजन गैस है, बहुत सारी गैसें हैं। जो अगर ऑक्सीजन की बात करें, जो हमारे मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल के लगभग 120 किलोमीटर तक मुख्यतः पाई जाती है। उसके बाद उसके ऊपर के हिस्से में जो ऑक्सीजन है वो नगण्य हो जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो दूसरी गैस जैसे जलवाष्प है वो लगभग पृथ्वी के 90 किलोमीटर के आसपास के एरिया तक ही मिलती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, एक बात कर लेते हैं हम CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इसकी बात करना क्यों जरूरी है, इससे पहले एक पॉइंट कर लेते हैं कि हम कुछ गैसें हैं उनका एक नाम लिख लेते हैं, कौन सी गैस है और कितना % उसका वायुमंडल के अंदर है। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, या ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, और या नाइट्रोजन का कितना है, अलग अलग गैसों के बारे में पूछ लेता है पेपर के अंदर। तो एक बार वो हम थोड़ा सा ब्यौरा लिख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दूसरी गैसों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो गैस है जो वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर है वो है नाइट्रोजन, यानी कि N2, और इसका प्रतिशत कितना है 78.8%। ये हमारे वायुमंडल के अंदर फैली हुई है। ठीक है, दूसरा उसके बाद है ऑक्सीजन, जो हमारे मनुष्यों के लिए जरूरी है। जो नाइट्रोजन आपको पता होगा, पौधों के लिए नाइट्रोजन की जो गैस है वो सबसे ज़्यादा जरूरी पौधों के लिए होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है क्या है और कितनी है, ये लगभग है 21 पॉइंट यानी या 20.95%। जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ ये लगभग एग्जैक्ट फिगर है कि लगभग इतनी ही है ये ऑक्सीजन उसके अंदर। ठीक है, तीसरा ऑर्गन है, ऑर्गन जो है वो कितनी है मात्रा में, ये लगभग है 0.93%।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो दूसरी है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी, यानी CO2। और ये कितनी है मात्रा के अंदर, ये है 0.036%। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगली है वो है नियोन। नियोन ये मात्रा में कितनी है, 0.02%। ठीक है, नियोन होगी हमारी। उसके बाद है हीलियम। हीलियम कितनी है, जो हीलियम की मात्रा है वो है 0.0005। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो इसमें ये जीरो का ही डिफरेंस करेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा कि इतनी जीरो और आखिरी में कोई एक नंबर दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 3 जीरो है 2 जीरो है। तो थोड़ा डेटा है, याद करना जरूरी है। कई बार पूछा गया हीलियम की मात्रा कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 पेपर के अंदर ज़्यादातर पूछे गए। मैक्सिमम टाइम ऑर्गन और CO2 ही पूछा गया है पेपर के अंदर। बाकी कैसे ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, तो वो भी हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ गैसें हैं, कुछ 2-3 गैसें हैं, जैसे ओजोन जो बात करते हैं हम, ओजोन गैस की, वो गैस की कितनी है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ओजोन बहुत ही ज़रूरी है ये हमारे एनवायरनमेंट में, और इसकी कितनी है 0.0000001% इसकी मात्रा है। इसके अलावा एक और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी H, और इसकी कितनी है 0.00005%, ये इसकी मात्रा है। ठीक है, तो गैसों के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन सी गैस कितनी है, लगभग ये गैसें हैं। इसके अलावा भी 1-2 गैस और है जो ज़्यादातर पेपर में पूछता भी नहीं है और इतनी उनकी मात्रा भी नहीं है। मीथेन एक गैस होती है, बहुत ही अल्प मात्रा के अंदर हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे मुख्य जो गैस हमारी है वो कौन सी है, CO2, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछी जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक के या तो नोट कर लेना एक बार। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हम CO2 क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट की सबसे महत्वपूर्ण गैस है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पृथ्वी पे सूरज की जो किरणें आती है, विकिरणें हैं, उनको ये CO2 गैस है वो अवशोषित कर लेती है और रोक लेती है। ठीक है, और जो सौर विकिरणें आती हैं जो पृथ्वी पे सूरज की, उनको पारदर्शी है उनके लिए CO2, उनको आने देती है पृथ्वी पे। लेकिन जो पृथ्वी से जो विकिरणें निकलती है, पार्थिव विकिरणें हैं, उनको निकालने के बाद वो रोक लेती है, CO2 अपने पास रोक लेती है, और इस वजह से जो उसका तापमान, जो हमारी पृथ्वी का तापमान है, वो बढ़ जाता है। देखो इसका कारण क्या है कि जो आपने एक नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसके अंदर CO2 सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये जब वहाँ से तो उन्होंने गर्मी को आने दिया, लेकिन जो हमारी पृथ्वी से वापस जो गर्मी जा रही थी उसको इसने रोक लिया। तो जो वायुमंडल के अंदर जो हवा का जो तापमान है वो इससे बढ़ जाता है। और जो जलवायु परिवर्तन हम बार बार सुन रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, सालों साल धीरे धीरे गर्मी का तापमान जो है मतलब कि वो बढ़ता जा रहा है हमारे वायुमंडल को, वो CO2 उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन है जो हमारा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वो जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा मात्रा में उसका दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से जलने के बाद निकलती है और वो हमारे तापमान को बढ़ा रही है। बाकी कुछ और भी गैसें हैं जो जिनका आयतन, जो वॉल्यूम है वो स्थिर है, लेकिन CO2 अपने बार बार अपने आप को बढ़ाती जा रही है। ठीक है, दूसरी जो एक और है जो हमने पढ़ी थी ओजोन के बारे में। ओजोन गैस क्या है, ओजोन गैस जो हमारे पृथ्वी पे, जो पृथ्वी की सतह है वहाँ से 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है लगभग। ठीक है, इसका काम क्या है, मुख्यतः जो सूरज की विकिरणें हैं उसके अंदर जो पैराबैंगनी किरणें, जो किरणें आती है, पैराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको ये ओजोन लेयर जो रोक लेती है और उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है, जिससे जो हमारे जो एलर्जी है या स्किन की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर पैराबैंगनी किरणों से होती है। और हमारे जो मनुष्य हैं पृथ्वी को, उससे हमें उन विकिरणों से, पैराबैंगनी विकिरणों से बचाती है हमें। ठीक है, तो ओजोन का काम ये है। इसके अलावा एक और है जो है जलवाष्प, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पढ़ना हमें जलवाष्प, जो हमारा संगठक है, जो हमने पढ़ा था गैस, जलवाष्प और धूलकण।
तो हमने गैस थोड़ा समझ लिया कौन सी गैसें हैं, CO2 और ओजोन जो मुख्य गैस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में काम आती है। ठीक है, जलवाष्प क्या होता है? देखो जो जलवाष्प है वो एक परिवर्तनीय गैस है। परिवर्तनीय गैस क्यों है? क्योंकि जो ये गैस है ये ऊंचाई के साथ घटती जाती है, इसलिए परिवर्तनीय गैस है। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल के अंदर टोटल जितनी गैसें हैं उसका लगभग 4% ये है जलवाष्प। और ये कहाँ पे है जलवाष्प? 4% उष्ण और गर्म कटिबंध प्रदेशों के अंदर या कटिबंध क्षेत्र के अंदर 4% है। लेकिन जो ध्रुवीय प्रदेश हैं या जैसे हमारे राजस्थान है, राजस्थान का शुष्क एरिया है, जैसलमेर टाइप एरिया या फिर लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे इसकी मात्रा लगभग 1% है। यानी कि परिवर्तन है इसके अंदर, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इसलिए परिवर्तनीय गैस है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा जो है जलवायु का, जलवाष्प का मतलब क्या फ़ायदा क्या है, कुछ थोड़ा सा इसका हमारा फ़ायदा है। क्योंकि जो पृथ्वी से निकलने वाले ये ताप है जो ये उसको तो संग्रहित कर लेती है, और जो सूरज से निकलने वाले ताप है जो गर्मी आती है उसको भी ये अवशोषित कर लेती है। इसलिए कि कंबल के रूप में काम करती है और पृथ्वी को ना तो ठंडा होने देती है ना ये गर्म होने देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वायुमंडल के लिए, जलवाष्प। इसके अलावा धूलकण है जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था। धूलकण क्या होते हैं? जैसे मिट्टी का कुछ कण है या राख के कुछ कण हैं या बालू का कण है या उल्का पिंड है, उनके टूटे हुए कण हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे कण हैं वो धूलकण के अंदर आते हैं। ठीक है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंदर ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, धूलकण वैसे तो देखा जाए एनवायरनमेंट में नीचे की साइड होता है हमारा, लेकिन हवा की वजह से, वायु की प्रवाह की वजह से वो हवा जो उसको ऊपर तक उठा ले जाती है। धूलकण के बारे में इतना ही था, मोटा मोटा ये समझने की जरूरत है कि धूलकण क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम तीसरा पॉइंट समझेंगे जो हमने, एक तो वायुमंडल की 2 चीज़ें लिखी थी, वायुमंडल के संघटक और संरचना। संघटक हमने समझ लिए हैं जैसे गैस, जलवाष्प और धूलकण जैसी चीज़ें होती हैं। अब संरचना क्या है वायुमंडल की, वो एक बार समझ लेते हैं। हमने बहुत बार पढ़ा होगा स्कूल के अंदर भी या अलग से भी, वैसे भी हमने पढ़ा होगा कि वायुमंडल के अंदर अलग अलग परतें हैं। उन परतों के बारे में हमने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कुछ परतें जो हमने इसको मुख्यतः 5 परतों में बांटा है। सबसे पहली जो परत है वो है सौरमंडल। सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। देखो सौरमंडल जो है वो थोड़ा सा परिवर्तनीय है। क्या परिवर्तनीय है इसके अंदर कि जो इसका जो विषुवत रेखा है वहाँ पे तो, जैसे ये है इसमें विषुवत रेखा है, वहाँ पे तो इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है पृथ्वी की सतह से। लेकिन जो ध्रुवीय एरिया है यहाँ और यहाँ, इसकी ऊंचाई यहाँ पे लगभग 8 किलोमीटर है, लगभग। इसलिए इसका औसत जो ऊंचाई बोली जाती है लगभग 13 किलोमीटर बोली जाती है। ठीक है, और सौरमंडल हमारे वायुमंडल की सबसे मुख्य परत है, क्योंकि वायु या मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा आती है, बादल बनते हैं, इंद्रधनुष का दिखना होता है, सब वो सौरमंडल के अंदर ही होती हैं, वो चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, इसलिए सौरमंडल हमारे वायुमंडल की सबसे मुख्य परत है। तो हमें ऊंचाई पता चल गई इसकी, विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर, ध्रुवों पे लगभग 8 किलोमीटर की ये होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि विषुवत रेखा पे इतनी ऊंचाई? क्योंकि जो वायु का प्रवाह होता है वो, इसका जो वायु जो तापमान होता है वायु के अंदर, वो इसको विषुवत रेखा पे ऊंचाई तक उठा ले जाता है। इसलिए इसको 18 किलोमीटर तक ही लगभग ऊंची होती है विषुवत रेखा के ऊपर। ठीक है, ये सौरमंडल के बारे में हो गया। दूसरा एक पॉइंट और समझ लेते हैं। जैसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर पढ़ा था कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो लगभग 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। लेकिन वायुमंडल के अंदर क्या होता है, सौरमंडल में मुख्यतः कि 165 मीटर जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन, एक तो पहले पूछ लेगा कौन सी परत के अंदर टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, पहले पॉइंट। दूसरा कि 1 डिग्री टेम्परेचर कितनी मीटर पे जाने के बाद घट जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सौरमंडल हमारे वायुमंडल का सबसे जरूरी परत है। ठीक है, अब सौरमंडल के बाद जो दूसरी परत आती है वो कौन सी है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल,
ठीक है। समताप मंडल क्या है, मान लो ये 18 किलोमीटर तक हम मान के चले थे, या 13 किलोमीटर की इसकी औसत मान के चलते हैं ऊंचाई थी सौभ मंडल की। एक दूसरा पॉइंट, सौभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक आती है सौभ सीमा, ठीक है। और सौभ सीमा पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, विषुवत रेखा पे तो इसका टेम्परेचर हो जाता है -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पे लगभग -45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। ये विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, और ये पोलर एरिया पे यानी पोलर पे, ध्रुवों पे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो समताप मंडल है वो हमारे वायुमंडल का जरूरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन परत, वो ओजोन परत कहाँ पे है, वो समताप मंडल के अंदर ही मौजूद है, जो हमारी पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो समताप मंडल हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो हवाई जहाज है ज़्यादातर समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो ओजोन लेयर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो ओजोन लेयर को कब मनाया जाता है, ये मनाई जाती है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस हम मनाते हैं हर साल, ठीक है। पेपर में पूछ सकता है ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को हर साल हम ओजोन दिवस मनाते हैं। उसका अलग कारण है, वो हम पर्यावरण पारिस्थितिकी जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी कब कन्वेंशन हुई थी और कैसे कैसे चीज़ें बनी थी 1987 से लेके, या 1971-72 से लेके कब से चीज़ें चलनी शुरू हुई और आज तक कौन सी कन्वेंशन पर्यावरण को लेके हो चुके हैं, वो हम आगे टॉपिक में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 सितंबर को ओजोन लेयर मनाया जाता है। समताप मंडल के अंदर ये होता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, ये तो 13 किलोमीटर औसत होती है, इसकी ऊंचाई होती है लगभग 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया वो समताप मंडल के बारे में। अब जो तीसरी लेयर है वो क्या है, वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मेसोस्फीयर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो तापमान है वो कम होने लग जाता है, किसके अंदर, मध्य मंडल के अंदर, मेसोस्फीयर के अंदर। मेसोस्फीयर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो तापमान है कितना हो जाता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में जा चुका होता है, इसका तापमान इतना घट चुका होता है इसके अंदर। और मध्य मंडल कितना ऊंचा होता है, वो 80 किलोमीटर तक हो गया था, ये 80 से वो 50 किलोमीटर तक हो गया था, तो ये 50 से कितना है, 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है लगभग मध्य मंडल की, ठीक है। और हमने एक पीछे क्या पढ़ा था, लगभग 90 किलोमीटर के आसपास जाके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसें नगण्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक हमें मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद मध्य मंडल के बाद अगला जो है वो है आयन मंडल। इसके अंदर क्या है, आयन मंडल में यानी आइनोस्फीयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम पृथ्वी से रेडियो तरंगे जाती हैं जो पृथ्वी से, वो इस आयन मंडल के अंदर वहां से टकरा के वापिस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस आयन मंडल के अंदर विद्युत अवशेषित कण हमें मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल्ड पार्टिकल्स इसके अंदर मिलते हैं, विद्युत अवशेषित कण। इसलिए जो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, वो इस आयन मंडल तक जाती है और वहां से टकरा के फिर वापस पृथ्वी पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 80 से लेके 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और आपको 400 किलोमीटर से एक चीज़ और याद आनी चाहिए, क्या कि हमारी जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसके अंदर हम कई बार अपने सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे इसरो भेजता रहता है, वो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, वो 400 किलोमीटर तक की लगभग उसकी ऊंचाई होती है लो अर्थ ऑर्बिट की। तो आयन मंडल का मतलब क्या है, वहाँ पे हमारे ज़्यादातर सैटेलाइट भी चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो आयन मंडल ये है, वो साइंस का टॉपिक है, सैटेलाइट के बारे में कभी साइंस में उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आयन मंडल के बारे में लगभग इतना ही है। मुख्यतः पेपर में यही पूछ लेगा कि जो रेडियो तरंगे कौन से मंडल से टकरा के वापिस आ जाती हैं, तो वो आयन मंडल है हमारा। ओजोन लेयर कौन से मंडल में मिलती है, समताप मंडल के अंदर। मौसम संबंधी कितनी जो भी चीज़ें होती है वो कहाँ होती है, सौर मंडल के अंदर। पर्वत होते हैं, इंद्रधनुष, वर्षा, बारिश, बादल, सब सौर मंडल के अंदर होता है। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और मंडल जो बचता है, जो 5वां मंडल है, वो कौन सा है, बाह्य मंडल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर तक है, ठीक है। वैसे तो बोला जाता है कि हमारा वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि 16 किलोमीटर ये कितना भी हो सकता है। बाह्य मंडल के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसके अंदर कौन सी गैसें हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा अभी काम नहीं कर पाए, क्योंकि 400 किलोमीटर से ऊपर चला जाता है। तो
ठीक है। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी है नहीं। वैसे 5 मंडल है, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, बाह्य मंडल। 400 किलोमीटर से ऊंचाई तक जो मिलता है वो बाह्य मंडल हमारा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इस टॉपिक में क्या समझा, वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के संघटक क्या है, संरचनाएं क्या है, वो इसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। संरचनाएं में सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। संघटक के अंदर क्या है, गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल कण है, वो उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। हम आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी समझ नहीं आए, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और अगर कुछ और नया सीखना है तो हम नई वीडियो लेके आते रहेंगे। और बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।